ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति ड्रोन पर बनाई थी। अब वही ड्रोन तेहरान में IRGC सदस्यों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी लोग चेक पॉइंट की लोकेशन मोसाद और CIA को भेजते हैं, फिर ड्रोन अंदर जाकर काम तमाम करते हैं। इस शासन ने 40,000 प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया था। अब वही शासन बचे लोगों द्वारा शिकार हो रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब हम देख रहे हैं कि कुछ ईरानी अधिकारी वास्तव में शासन से अलग होकर दूसरी तरफ शामिल हो रहे हैं। देखिए, 2 और ईरानी राजनयिकों ने डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगी है। इससे पहले जनवरी में 2 अन्य ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में बगावत की थी। दोनों ने स्विट्जरलैंड में शरण ली थी। अब हमें ध्यान रखना है कि हालात जनवरी से काफी बदल गए हैं। फिलहाल अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक के अधिकारियों से शासन गिराने में साथ देने का आह्वान किया है। साथ ही और भी कुछ हो रहा है। ये राजनयिक सिस्टम का हिस्सा है। ईरान में हो रही घटनाएं देख समझ रहे हैं कि शासन शायद ना बचे, इसलिए वे पाला बदल रहे हैं। हर बार कोई पाला बदलता है तो अगला व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होता है। इस्लामिक शासन इसे अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, ईरान के अंदर सत्ता में बदलाव हो रहा है और इससे अफरा तफरी मच गई है। परंपरागत मुल्ला और आयतुल्ला अब अली खमेनेई की मौत के बाद नियंत्रण खो चुके हैं। उनकी जगह IRGC कमांडर ने ले ली है, जो अब लगभग सब कुछ चला रहे हैं। नए सर्वोच्च नेता के चुनाव में हमें इसके कुछ संकेत मिले थे। हमने देखा कि IRGC कमांडर विशेषज्ञों की सभा के मौलवियों के घर जाकर उन्हें खामनेई के बेटे मुस्तबा के लिए वोट देने की धमकी दे रहे थे। अब वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि नया सर्वोच्च नेता कोमा में या बेहोश है, संभव है मर चुका हो। अब वे उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सब कुछ चला सकते हैं। सर्वोच्च नेता तकनीकी रूप से कमांडर इन चीफ है, इसलिए उसे IRGC चलानी चाहिए। लेकिन अगर वह बोल नहीं सकता तो कमांडरों के पास पूरी आज़ादी है। ये क्लिप देखें। ये कल रात की ईरानी सरकारी टीवी की फुटेज है। सर्वोच्च नेता की कुर्सी खाली है, वो चेहरा भी नहीं दिखा सकते। हमें पता है कि वो घायल हुए थे क्योंकि ईरानी मीडिया ने उसी रात इसकी पुष्टि की थी जब उनके चयन की घोषणा हुई थी, लेकिन उस रात के बाद से उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। स्थिति इतनी खराब है कि सरकारी मीडिया अब सर्वोच्च नेता की AI तस्वीरें इस्तेमाल कर रही है, असली फोटो भी नहीं ले पा रही। कहा जा रहा है कि उनकी एक टांग कट गई है और चेहरे पर चोटें आई हैं, इसलिए वे AI से काम कर रहे हैं। जब सर्वोच्च नेता सिर्फ AI की कल्पना हो, तब देश का नियंत्रण IRGC के पास होता है, जो कमांडरों के लिए अच्छी खबर है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि IRGC के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सेना में तनाव बढ़ रहा है। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ईरान के पास 2 सेनाएं हैं, जिनमें से एक को आर्टेश कहते हैं। ये सामान्य पेशेवर सेना है, जैसी हर देश में होती है। फिर है IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। नाम में इस्लामिक है, ईरानी नहीं। यह विचारधारा आधारित सेना है जो क्रांति की रक्षा के लिए बनी है, देश की रक्षा के लिए नहीं। शासन ने हमेशा IRGC को प्राथमिकता दी और आर्टेस की अनदेखी की, क्योंकि वे मानते हैं कि एक सक्षम सेना आयतुल्लाहों के लिए खतरा बन सकती है। तो सोचिए फिर क्या हुआ। वह सोच अब उल्टा पड़ रही है। IRGC के भीतर सैनिक भाग रहे हैं, भारी आपूर्ति की कमी है। अग्रिम मोर्चे की इकाइयां कम गोला बारूद, भोजन और पानी के साथ काम कर रही है। असल में कुछ इलाकों में हालात इतने खराब है कि 2 सैनिकों के लिए 20 गोलियां मिल रही हैं और यहीं पर इस तरह की कमी खतरनाक हो जाती है। IRGC के जवान घायल आर्टेस सैनिकों को अस्पताल नहीं ले जा रहे क्योंकि खून और बिस्तरों की कमी है। वे अपने लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये उन दोनों सेनाओं के बीच हमेशा से मौजूद तनाव को बढ़ा रहा है और अब ये सामने आ रहा है। और पता है क्या, ईरानी जनता को यही चाहिए। शासन गिराने के लिए आर्टेश को IRGC के खिलाफ होना होगा। आर्टेश के पास ऐसी बंदूकें और हथियार है जो आम लोगों के पास नहीं होते। अगर वे सच में IRGC के खिलाफ है तो वे उन गुंडों से लड़ सकते हैं जिन्होंने जनवरी में निहत्थे प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम अभी ऐसा होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसे संकेत जरूर देख रहे हैं जो उस दिशा की ओर इशारा करते हैं। आपूर्ति की कमी, बढ़ता पलायन, IRGC का आर्टेश सैनिकों की मदद न करना। 2 सेनाएं हैं जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती। उम्मीद है चीजें जैसी बिगड़ रही हैं वैसे ही जारी रहेंगी।
अब हमें इजरायली और अमेरिकी सेनाओं द्वारा शुरू किए गए युद्ध के नए चरण की बात करनी चाहिए। पहली बार इजरायल ने तेहरान में शासन के चेक पॉइंट्स पर हमला किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चेक पॉइंट से ही शासन लोगों को सड़कों पर उतरने से रोकता है। ईरान में हमारे पास शासन को अस्थिर कर बदलाव लाने के लिए कई सरप्राइज के साथ विस्तृत योजना है। हमारे कई और लक्ष्य हैं जिन पर मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ऑपरेटिव्स जो ईरानी जनता का विरोध करते हैं, आप भी हमारे निशाने पर हैं। जो लोग अपने हथियार डाल देंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जो नहीं डालेंगे उनके खून की जिम्मेदारी खुद उन्हीं की होगी। और ईरानी जनता से मैं कहता हूं, मैं दशकों से आपसे और आपके लिए बोलता आ रहा हूं, फैसले की घड़ी करीब आ रहा है, क्योंकि हम ईरान को बांटना नहीं चाहते। हम ईरान को आजाद करना चाहते हैं, उसे तानाशाही के बोझ से मुक्त करना चाहते हैं और उसके लोगों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। इजराइल ईरानी शहरों पर छोटे ड्रोन तैनात कर रहा है जो IRGC की उम्मीद से अलग है। अब तक हमने चर्चा की कि ईरान ने युद्ध जीतने की तैयारी कैसे की, खासकर पड़ोसी देशों व होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारी जहाजों पर आतंकवाद और छोटे ड्रोन के इस्तेमाल से। लेकिन सोचिए फिर क्या हुआ। उन्होंने नहीं सोचा था कि जब दूसरी तरफ भी छोटे ड्रोन इस्तेमाल होंगे तो वे क्या करेंगे। और अंदाजा लगाइए कि असल में अमेरिका और इजराइल की मदद IRGC के खिलाफ कौन कर रहा है। ईरानी नागरिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरानी नागरिक ऐसे वीडियो भेज रहे हैं जो इन चेक पॉइंट्स को मोसाद और CIA के सामने उजागर कर रहे हैं। वे इन घिरे हुए चेक पॉइंट्स की लोकेशन उजागर करना चाहते हैं और फिर ड्रोन अंदर जाकर अपना काम करते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईरानी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसका जवाब देने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमें एल्गोरिदम में सच में मदद मिलती है। अब चलिए देखते हैं कि ईरानी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3 महीनों से ईरान की घटनाएं फॉलो कर रहे हैं तो जवाब साफ है। ये वही सुरक्षा बल हैं जिन्होंने जनवरी में 40,000 ईरानियों को मारा था। और पता है क्या, वे अब भी मासूम ईरानियों को बिना वजह मार रहे हैं। ये संदेश ईरान से आया है। एक व्यक्ति को एक चेक पॉइंट पर रोका गया था। मामला बढ़ा और उन्होंने उसे मौके पर ही गोली मार दी। एक सामान्य ट्रैफिक चेक जानलेवा बन गया। यह कोई अकेली घटना नहीं है, और भी विवरण हैं, सुनिए। जॉन, जब आप उन ईरानियों से मिलते हैं जो अपने देश से भागकर आर्मेनिया पहुंचे हैं, तो आपकी पहली अनुभूति डर होती है। ये लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सूटकेस और परिवार के साथ डर के कारण भाग रहे हैं। सुनिए एक व्यक्ति ने हमसे क्या कहा। वो इतना डरा था कि कैमरे पर आने से मना कर दिया। उसने कहा, कभी कभी मेरे बच्चों के लिए ये डरावना होता है। मेरी बेटी इन आवाज़ों से बहुत डरती है। और हाँ, बिल्कुल, हम इससे डरते हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं वे सब कुछ क्यों छोड़ रहे हैं, वे अपने देश से क्यों भाग रहे हैं, शायद वे वहीं रुककर शासन का विरोध क्यों नहीं करते। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप शासन का विरोध कर सकते हैं, उनकी धार्मिक सोच है। वे कहते हैं जो विरोध करता है वो भगवान का दुश्मन और विधर्मी है, उसे मार सकते हैं। 2 दिन में 40,000 प्रदर्शनकारी मार डाले। उनकी नज़र में ऐसा करने से वे स्वर्ग जाते हैं। यही नज़रिया संभावित प्रदर्शनकारियों को ईरान में झेलना होगा। ईरानियों को याद है जनवरी में क्या हुआ था और कैसे IRGC सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया था। अब वे बता रहे हैं कि ये सैनिक कहाँ छिपे हैं। आने वाले दिनों में हमलों की संख्या बढ़ेगी। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता इजराइल ये कैसे कर रहा है। छोटे ड्रोन इजराइल से तेहरान तक नहीं जा सकते, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। इसका मतलब है कि तेहरान के अंदर इजरायली एजेंट मौजूद हैं जो इन ड्रोन को चला रहे हैं, या कम से कम आप जानते हैं इन ड्रोन को उड़ान भरने में मदद कर रहे हैं। वे इन ड्रोन को लॉन्च कर रहे हैं। यही बात कुछ शासन बलों की नींद उड़ा देगी। और सोचिए, ये बहुत अच्छी खबर है। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरानी लोगों को सड़कों पर उतरने का मौका देना। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से कहा कि आने वाले दिन आपको खुद को आजाद करने का मौका देंगे। इसका क्या मतलब था? मैं इस खास विषय पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे स्पष्ट रूप से ऐसी चीजें हो रही हैं जो बताती हैं कि अमेरिकी और इजरायली उन ईरानी नागरिकों को सशक्त करना चाहते हैं जो इस क्रूर शासन के खिलाफ हैं, ताकि वे फिर से सड़कों पर उतर सकें। हमें ठीक से नहीं पता कि ये कब होगा या हालात ऐसे बने रहेंगे कि वे सड़कों पर जा सकें
और सुरक्षा बलों द्वारा मारे न जाएं। हम जानते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजे में प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए जिम्मेदार कई लोग मारे गए हैं और तेहरान में बसीज बलों और IRGC के मुख्यालय नष्ट कर दिए गए हैं। और इसलिए ये भारी हमले ईरानी शासन पर जारी रहेंगे और हम आज पूरे दिन और यहाँ तक कि रात में भी हमलों में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।